हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी क्रैक बाय सूरज कुमार में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आइए आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ दिखाया गया है कि हाल ही में वन्य जीव अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति कारंथ को वर्ष 2021 के लिए वन अन्वेषक पुरस्कार से नवाजा गया है। पाठकों को बता दें कि वह पहली भारतीय और एशियाई महिला है जिन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, ये जो कृति कारंथ हैं, ये इनको जो है वन अन्वेषक पुरस्कार से नवाजा गया है। यह एक वैज्ञानिक हैं, वन्य जीव वैज्ञानिक है, जिन्हें हम बायो वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें। और आपको यह ध्यान देना चाहिए कि यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से उन लोगों को दिया जाता है जो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो आइए अब हम डॉक्टर कृति कारंथ से संबंधित कुछ बातें को जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर कृति कारंथ, जिनका जन्म जो है कर्नाटक के मंगलुरु शहर में हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर कृति कारंथ। और आइए अब हम इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कृति कारंथ जो है यह फ्लोरिडा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है। और यहाँ आप देखते हैं कि हाल ही में 3 मई 2021 को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। बता दें आपको कि यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को मनाया जाता है। वर्ष 1991 में, दोस्तों ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, वर्ष 1991 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अपनाई गई सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। दुनिया भर में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मीडिया की स्वतंत्रता से लोगों को हकीकत जानने का मौका मिलता है। मीडिया को हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना लोकतंत्र का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आइए, अगर हम बात करें प्रेस की, अगर हम बात करें पत्रकारिता की, तो दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 19 का क में, या 19 का 1 कहिए आप, 19 का 1 में जो है ये हमारा दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है और फ्रीडम डे। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको यह क्वेश्चन याद रखना चाहिए या अपने नोट में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो नाइजीरिया ने लगाया भारत ब्राज़ील से अंगूठों पर प्रतिबंध। यानी कोरोना वायरस के प्रसार पर चिंताओं के कारण नाइजीरिया पिछले पखवाड़े में ब्राज़ील, भारत या तुर्की में रह चुके गैर नाइजीरियाई यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रा प्रतिबंध उन यात्रियों पर नहीं होगा जो उन देशों के रास्ते होकर गए हैं। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया ने वायरस को चीन में उभरने के बाद से कोरोना वायरस के 165,000 से अधिक मामले दर्ज किए। अगर बात करें हम नाइजीरिया की, तो आइए अब हम नाइजीरिया के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। दोस्तों, ये है नाइजीरिया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और ये इससे जो भारत का संबंध है वह बहुत ही पुराना है। दोस्तों आपको बता दें कि
भारत और नाइजीरिया ब्रिटिशों के द्वारा उपनिवेशित थे, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका में है और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है अपना पहला जो है ये पहला चलाए थे। पहला सत्याग्रह जो है वह दक्षिण अफ्रीका में ही चलाए थे। तो अब आइए हम बात करते हैं नाइजीरिया की। तो आइए दोस्तों, नाइजीरिया की जो राजभाषा है वह अंग्रेज़ी है और यहाँ की जो राजधानी है वह अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। और इसके जो राष्ट्रपति हैं ओलुसेगुन ओबासांजो हैं और इस क्षेत्रफल के दृष्टि से यह 31वां स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में और इसकी कुल जनसंख्या 923,768 वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी अगर हम जल की बात करें तो यह 1.4% जल है यहाँ पर। आइए अब यह जनसंख्या के हिसाब से यह वर्ल्ड में 9वां स्थान रखता है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि यह भारत के बाद यह जो है दोस्तों भारत के बाद यह दूसरा स्थान रखता है अनेक विविधताओं वाले देशों में होने का। यहाँ पर भी भारत के जैसा ही अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। इसको आज़ादी मिली दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंग्लैंड से। यह 1 अक्टूबर 1960 को इसको आज़ादी मिली। यहाँ की मुद्रा नायरा है और समय की अगर बात करें तो समय क्षेत्र ग्रीनविच मानक समय से 1 घंटा ज़्यादा है। यहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है वह है जागो नाइजीरिया वासी देश पुकारे। इंटरनेट इसका .ng करके है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, क्वालकॉम ने किया भारत को 30 करोड़ रुपए दान देने का वादा। अब आइए दोस्तों आपको बता दें कि भारत को घातक दूसरी कोविड लहर से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करने में क्वालकॉम ने $4 मिलियन, इसका मतलब होता है दोस्तों $4 मिलियन का वादा किया है। क्वालकॉम चैरिटेबल फाउंडेशन और क्वालकॉम ऑफ इंडिया की फंडिंग का उपयोग भारत के महत्वपूर्ण अस्पताल की जो है आधारभूत संरचना, चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाएगा। कोष भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ मदद करेगा। अब आइए अगर हम बात करें क्वालकॉम की, तो दोस्तों क्वालकॉम अमेरिका का एक जो है टेलीकम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर्स उद्योग का कंपनी है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डिएगो में है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 36 वर्ष पहले, सैन डिएगो कैलिफोर्निया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम इसकी संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक इरविन जैकब्स और एंड्रू विक्टोरवी हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो है दोस्तों यहाँ पर कि रिपुन बोरा ने असम कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करें कि कांग्रेस के असम अध्यक्ष रिपुन बोरा ने राज्य चुनाव में पार्टी की हार के बाद 2 मई 2021 को इस्तीफा दे दिया। बोरा ने गोहपुर सीट से चुनाव लड़ा था और भाजपा के मौजूदा विधायक उत्पल बोरा के खिलाफ 29,294 मतों से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा उत्तर पूर्वी राज्य में जोरदार जीत के बाद लगातार दूसरी बार असम में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रिपुन बोरा से संबंधित। तो दोस्तों रिपुन बोरा ये हैं। और अगर बात करें हम कांग्रेस की स्थापना की, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और अब आइए कुछ असम के बारे में जान लेते हैं और इससे हम रिलेट करके देखते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। और असम के जो राज्यपाल हैं वह दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ, असम की राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। और इसके जो राज्यपाल हैं वह जगदीश मुखी हैं और इसकी जनसंख्या
3,12,05,576 है और इसका जो घनत्व है 340 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल इसका 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है और ज़िले इसमें 33 हैं। दोस्तों बिहार में ज़िले 38 ज़िले हैं बिहार में, जबकि असम में 33 ज़िले हैं। अगर हम बात करें इसकी राजभाषा की तो इसकी राजभाषा असमिया है और अगर इसकी हम गठन की बात करें तो यह 26 जनवरी 1960 को गठित हुई थी। अगर दोस्तों हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि भाजपा के हैं और इसकी जो हम विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा में 126 सीटें हैं। राज्यसभा की इसमें 7 सीटें हैं और लोकसभा के 14 सीटें हैं। इसका जो उच्च न्यायालय पड़ता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय पड़ता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जयशंकर जयशंकर ने यूके में G7 मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार हैं। तो EAM एस जयशंकर 3 मई 2021 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने और ब्रिटिश वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक के करने के लिए यूके की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। ब्रिटेन में 2 वर्ष में G7 के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी लंदन में 3 मई से 5 मई 2021 तक जारी रहेगी। आखिरी G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 में फ्रांस के दिनार्ड और सेंट मालो में हुई थी। तो आइए अब हम एस जयशंकर से अगर बात करें तो दोस्तों ये एस जयशंकर हैं। अगर हम G7 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह 7 समूहों का और यूरोपीय संघ का देश है, जिसमें कनाडा के साथ और भी जो यूरोपीय संघ के देश हैं वो शामिल हैं। फ्रांस भी है दोस्तों इसमें शामिल। अब आइए हम अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो माराडोना को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO से सहमति मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माराडोना के कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी है और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 दिसंबर 2020 को माराडोना टीके को मंजूरी दे दी। आइए अगर हम इससे और ज़्यादा आगे चले तो इसे यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा विपणन प्राधिकरण भी मिला है और WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध अन्य टीके फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जेनसन हैं। आइए अगर हम बात करें WHO की तो WHO की दोस्तों स्थापना जो हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जो 73 वर्ष पहले हुई थी। इसके जो प्रकार है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, जैसा कि मैंने अगली वाली वीडियो में बताया था। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख ले, जिसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी। वैधानिक स्थिति यह सक्रिय स्थिति में है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। अगर हम बात करें इनके प्रमुख की तो इनके प्रमुख टेड्रोस एडहानोम हैं और इसकी जो उप महानिदेशक हैं वह सौम्या स्वामीनाथन है और उप महानिदेशक जेन एलिसन है जो अमेरिका के हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अमेरिका ने 4 मई से भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों अब नाइजीरिया के बाद अमेरिका ने भी भारत में 4 मई से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो बाइडेन प्रशासन कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनज़र 4 मई 2021 से भारत की यात्रा को प्रतिबंधित करेगा। भारत से यात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर लिया गया था। इस नीति को असाधारण रूप से उच्च कोविड-19 केस भार और भारत में परिवाही वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि टी रविशंकर बने
बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। तो टी रविशंकर कौन बने हैं? टी रविशंकर जो बने हैं वह बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। हाल ही में टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि वह बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे और रविशंकर आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर स्तर के अधिकारियों में एक होंगे। आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर में माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव शामिल हैं। अगर हम बात करें टी रविशंकर के बारे में तो दोस्तों टी रविशंकर सितंबर 1990 में आरबीआई में अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बीएचयू से विज्ञान एवं सांख्यिकी में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की। वह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से विकास योजना का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी किए हुए हैं। और आइए अब हम और बातें करें तो इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के साथ भी भारत सरकार की ओर से काम कर चुके हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आरबीआई की तो आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं फ्रेंड। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।